नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज प्रकाश का अपवर्तनांक पढ़ाने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको प्रकाश का अपवर्तनांक और उसके प्रकार आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से प्रकाश के अपवर्तनांक को समझ सकेंगे। देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है और वो विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है, वह विचलित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम अपवर्तनांक कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। ठीक है, समझिएगा। देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तनांक को समझने के पहले इसको समझिएगा। देखिएगा, ये हमारा क्या है? पहला माध्यम है और ये कौन सा है? दूसरा माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? पहला माध्यम, जिसमें हम कह सकते हैं वायु भरी है। ठीक है, ये पहले माध्यम में क्या है? वायु। ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में हम कह सकते हैं जल भरा हुआ है, या कांच है, ये या हीरा है, कुछ भी है इसमें। देखिएगा, ये हमारा क्या है? पहला माध्यम और ये हमारा क्या है? दूसरा माध्यम। इसमें क्या भरा हुआ है? दूसरे माध्यम में जल या यह कांच है और पहला माध्यम वायु है। ठीक है, ठीक। अब ये हमारा क्या है? ये अविलंब है। क्या है? अविलंब। अविलंब। जब कोई प्रकाश की किरण ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस दूसरे माध्यम में ये प्रवेश कर रही है, तो ये किधर झुक जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, किधर झुक जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये किरण किधर झुक जाएगी? अविलंब की ओर। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। और ये अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? आर से। और ये कोण कौन सा है? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। समझिएगा, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और ये किधर झुक जाती है? अविलंब की ओर। यानी कि पहला माध्यम कैसा है? विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। तब ये स्थिति है। ठीक है, कैसा माध्यम है ये? सघन माध्यम। ठीक है, ये कैसा है? विरल माध्यम। समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यह परिभाषा हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इसके आगे समझिएगा। देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो साइन आई बटे साइन आर बराबर जो होता है वो क्या होता है? नियतांक। ये हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियमों में बताया था। प्रकाश के अपवर्तन का क्या है? नियम है। अब इसमें समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या नियम है? मैंने बताया था, आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जया, साइन को हिंदी में बोला जाता है जया। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? आई को बोलते हैं आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया। आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जया। और वटे में लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे? अनुपात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और
यह अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। बात आ रही समझ में? क्या है? यानी कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। समझिएगा क्या परिभाषा बताई मैंने? आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यह नियतांक को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यह अपवर्तनांक जो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। देखिएगा क्या लिखी जाएगी परिभाषा। आपतन कोण की जया देखिएगा आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये है क्या परिभाषा। ठीक है, क्या बताया मैंने? आपतन कोण की जया आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। और यह अपवर्तनांक जो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, इसके आगे समझिएगा। और प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है नंबर एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। देखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा को समझिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है यदि पहला माध्यम वायु हो या निर्वात हो। पहला माध्यम जो है ये पहला माध्यम है हमारा, और ये माध्यम यदि वायु हो या निर्वात हो तो इस माध्यम के सापेक्ष इस दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने? यदि हमारा पहले माध्यम में वायु या निर्वात है, पहला माध्यम वायु भरी हुई है या निर्वात है, तो और दूसरा माध्यम मेरा कैसा है? सघन माध्यम है, या जल भरा हुआ है या इसमें कांच है। ठीक है, या ये कांच है, तो हमने कैसा बताया था? वायु है या निर्वात है। तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या बताया मैंने? फिर समझिएगा। यदि पहला माध्यम वायु हो, क्या हो? वायु या निर्वात हो, क्या हो? निर्वात हो, और दूसरा माध्यम कैसा हो मेरा? जिसमें जल भरा हो या कांच हो या हीरा हो
या देखिएगा पहला माध्यम हमने बताया था, पहले माध्यम में वायु भरी हो या निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिएगा कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या है, यदि पहला माध्यम क्या हो, वायु, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हमारा पहला माध्यम कैसा हो, वायु हो या निर्वात हो, तो इसमें वायु में जो है हमारी प्रकाश की चाल होती है, यहां लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, वटे दूसरा माध्यम क्या हो, जल हो या कांच हो, तो यानी कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। ठीक है, तो हमारा ये सूत्र बन जाता है एन बराबर सी बटे वी। ठीक है, ये जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक है, हमने तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम हमारा कैसा था, वायु था, तो वायु में प्रकाश की चाल, और दूसरा माध्यम जल हो या कांच हो, हीरा कुछ भी हो, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, पहले माध्यम में वायु, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, और इस सूत्रों से आगे हम न्यूमेरिकल को समझाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसके बाद कौन सा दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे समझेंगे, देखिएगा यदि पहला माध्यम हमारा जल है और दूसरा माध्यम हमारा कांच है, प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, किससे जा रही है, ये प्रकाश की किरण आई और जल से किस में चली गई, कांच में चली गई। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है तो यानी कि इस माध्यम जल का एक हमारा माध्यम कौन सा मिला, जल मिला, दूसरा माध्यम हमारा कौन सा है, कांच है, तो यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या ये कह सकते हैं जल के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी कांच का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी देखिएगा हमें, यानी कि प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, तो हम किसके सापेक्ष यानी कि हम अपवर्तनांक निकालेंगे, जल के सापेक्ष,
किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। और किसका अपवर्तनांक निकालेंगे? कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे और इसको ही हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या हम ये समझ लें, ये हमारा कांच जो है वो जो जल है हमारा वो कैसा है? पहला माध्यम है, और ये कांच है वो कौन सा है? दूसरा माध्यम है। दूसरा माध्यम है तो हम ये कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। परिभाषा हमारी क्या बन जाएगी सापेक्ष अपवर्तनांक की? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, देखिएगा क्या परिभाषा लिख सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इस सापेक्ष अपवर्तनांक को समझिएगा, मैं आगे कैसे समझा सकता हूं। देखिएगा इसमें सापेक्ष यानी कि पहला माध्यम को हम माना पहला माध्यम 1 तथा दूसरा माध्यम 2 हो तब देखिएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को V1 से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को V2 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सूत्र बन जाता है 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक V1 बटे V2। समझ में आ रहा है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो V1 बटे V2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, इसके आगे समझिएगा। देखिएगा यदि हमारा पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2 हो तब, ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। पहले माध्यम तो पहला माध्यम 1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, का अपवर्तनांक। देखिएगा प्रकाश की किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहां पर समझिएगा n का सूत्र होता क्या है? साइन आई। देखिएगा पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में क्या है? आई, साइन आई हो जाएगा। दूसरे माध्यम में क्या है? साइन आर। ठीक है, ये हम किससे समझा रहे हैं? स्नेल के नियम से। ठीक है, देखिएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का ये सूत्र होता है। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम में हमारा क्या कौन सा कोण है?
आई, तो साइन आई हो गया। दूसरे माध्यम में कौन सा कोण है, आर है, तो साइन आर हो गया। ये अनुपात, ठीक है। अब हम लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए यदि हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो यह सूत्र निकलता है, और जब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो देखिए क्या होगा। देखिए दूसरे माध्यम किसके सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, और किसका, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरे पहले दिया गया तो 2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और पहला माध्यम बाद में दिया गया तो पीछे आ गया। इसमें पहला पहले दिया था, पहले आ गया था 1, और इसके बाद दूसरा बाद में दिया था 2 बाद में आया। इसी आधार पर लिखते जाइए। अब यहां पर समझिए साइन आई, दूसरा माध्यम पहले कितना है, यहां पर देखिए पहला माध्यम था तो पहले माध्यम में कोण कितना था, आई, तो आई लिख दिया था। लास्ट में पीछे क्या था, 2, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तन जो कोण था वो कौन सा था, जो अपवर्तन कोण था, और वो कहां लिख दिया, पीछे। इसी प्रकार इसमें करेंगे, क्या होगा, दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम में कौन सा कोण है, आर है, तो कोण आर पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन, और पहला माध्यम में कोण कौन सा है, आई है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर दीजिए। पहले इसको लिखेंगे 1n2 गुणे 2n1 बराबर, इसको लिख लीजिए साइन आई बटे साइन आर गुणे, इसको लिखिए साइन आर बटे साइन आई, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो इधर क्या बचा है, 1n2 गुणे 2n1 बराबर, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, सब कट गया, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर ये गुणा में एक उसको उधर भेज देंगे, 1n2 बराबर, ये गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहां पर हो जाएगा 2n1, ये गुणा में था, इधर गया, किस में हो गया, भाग में। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया, सूत्र। यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि पहला माध्यम वायु, कोष्टक में ए आर बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा माध्यम कांच, जिसे जी बोलते हैं, हो, तब क्या सूत्र बन जाएगा, तब हमारा सूत्र बन जाएगा, यहां पर क्या है, पहला माध्यम क्या है, ए आर वायु है, ए लिख दिया जाएगा, दूसरा माध्यम कांच है तो जी आ जाएगा, ठीक है, बराबर 1 बटे दूसरा माध्यम क्या है, जी है, एन पहला माध्यम क्या है, ए, तो हमारा ये इस प्रकार सूत्र बन गया, ठीक है। यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये आ गया, ठीक है। देखिएगा ये सूत्र हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये हमारा जो सूत्र था 2 माध्यमों के लिए था, किसके लिए था, 2 माध्यमों के लिए। यदि आपको हम कह दे 3 माध्यम है, ठीक है, 3 माध्यम है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, यदि माध्यम 1, 2 और 3 हो तब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, ठीक है।
तो इसके लिए आपको समझना होगा। देखिएगा, यदि हमें 3 माध्यम दिए हों तो उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा कैसे निकालेंगे, हमें 3 माध्यम दिए हैं। ये हमारा कौन सा माध्यम है, वायु। वायु में प्रकाश चल रहा है, ठीक है। ये हमारा माध्यम कौन सा है, जल है। और ये माध्यम हमारा कौन सा है, कांच है। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी और जल से फिर किस में प्रवेश करेगी, कांच में प्रवेश करेगी, तो इसमें क्या देखिएगा तब क्या होगा, तब इसके अपवर्तनांक के सूत्र क्या होगा। तो हमारी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब हमारी प्रकाश की किरण किससे किस में जाएगी, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाएगी। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और फिर इसके बाद कौन सा निकाला जाएगा, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार, जैसे इसमें 2 माध्यमों के लिए ये अपवर्तनांक हमारा कितना था, 1 था, और 3 माध्यमों के लिए भी इतना होगा। इसी प्रकार हल करेंगे, ठीक है। अब समझिए, हम इसको भाग दे दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2n3 बराबर, इधर भेज देंगे, हाँ ये गुणा में इधर जाएंगे, किस में हो जाएंगे, भाग में। तो 1/1n2 गुणे 3n1, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यहां पर देखिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर 1 आगे आ जाएगा और 3 पीछे हो जाएगा, और ये 1n2, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एक सूत्र प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। और अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, यदि हम यहां पर लिख दें, यदि पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, तथा तीसरा माध्यम कांच हो, तब सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा सूत्र हो जाएगा, दूसरा माध्यम क्या है हमारा, जल है, तो यहां W लिख दीजिए, ठीक है, N। और तीसरा माध्यम हमारा क्या है, तीसरा माध्यम G है, G लिख देंगे, ठीक है। पहला माध्यम क्या है, वायु, A लिख दीजिए। तीसरा माध्यम क्या है, तीसरा माध्यम G है, G लिख देंगे। और पहला माध्यम क्या है, वायु है, A लिख देंगे। और दूसरा माध्यम हमारा क्या है, तो हमारा ये सूत्र प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, सूत्र। यदि हमसे ये कह दिया जाए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, कांच वाले, पीछे वाले को ऊपर लिखेंगे, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसके बाद लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जब हमें दो माध्यम दिए हों उसके अपवर्तनांक के लिए यह सूत्र है, और अगर हमें 3 माध्यम दिए हों तो उसके अपवर्तनांक के लिए यह सूत्र है, ठीक है। इन सभी सूत्रों से आगे न्यूमेरिकल हल होंगे। क्या हल होंगे, न्यूमेरिकल हल होंगे। और वो आसानी से तभी समझ सकते हो जब इन सूत्रों को आपने समझा होगा, ठीक है।